यहाँ से जी स्टार्ट होने लगा हमारा। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं वेबसाइट के टाइटल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वेबसाइट का टाइटल आपको पता ही है ना क्या होता है। जहाँ पर फेविकॉल इमेज आ रहा था उसके आगे जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो वेबसाइट का टाइटल था, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर किसी वेबसाइट पर आऊँ और यहाँ आकर मैं ये टाइप कर दूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर जी, ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। ये टाइटल है जिसपे लिखा हुआ है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ये टाइटल है। यानी ये किसी ने सर्च किया तो देखो ये वेबसाइट आ गई, ब्रेन्स की वेबसाइट आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पीक की वेबसाइट की एसईओ शायद नहीं की होगी, किसी ने सिर्फ वेबसाइट बनाई होगी। अदरवाइज तो पीक को आना चाहिए था ना, क्या ख्याल है, यहाँ भी आना चाहिए था ना, यहाँ भी नहीं नजर आ रही है हमें। इसका मतलब क्या होगा कि किसी ने इसकी एसईओ नहीं की। पीक की वेबसाइट है और बहुत अच्छी वेबसाइट है, इन सब वेबसाइट से बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है कि किसी ने उनकी उसकी एसईओ पे काम ना किया, ठीक है, इस वजह से नहीं आ रही ना। मेरी बात समझ में आई है। अभी मैं आपको सिर्फ समझाया कि टाइटल क्या होता है। जैसे दूसरी देखो वेबसाइट, ये जो आ रहा है ये टाइटल है और इसके नीचे जो आ रहा है ये डिस्क्रिप्शन है। ये जितना भी चीजें आपको नजर आ रही हैं इनमें से कोई भी हिस्सा बॉडी का नहीं है। बात समझ में आई है। ये दोनों इंफॉर्मेशन किसमें लिखी हुई है, हेड में लिखी है। ये दोनों इंफॉर्मेशन किसमें लिखी हुई है, हेड की इंफॉर्मेशन है। बॉडी की इंफॉर्मेशन तब नजर आएगी जब वेबसाइट खोलोगे। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्राउलर है, बताया था ना क्राउलर क्या होता है। जो क्राउलर है वो अभी बॉडी पे नहीं किया, वो सबसे पहले आपकी वेबसाइट का हेड रीड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने हेड को, डिस्क्रिप्शन को, सॉरी टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छा लिखना है, तभी क्राउलर को पता लगेगा ना हमारी वेबसाइट आनी चाहिए। यानी अगर हम चाहते हैं कि पीक स्विजन की वेबसाइट ऊपर आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी एसईओ करनी पड़ेगी। अभी हम जो एसईओ को डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑन साइट एसईओ। ऑन साइट एसईओ से क्या मुराद है, ऐसी एसईओ जो हम वेबसाइट के ऊपर करते हैं, यानी कि वेबसाइट को खोल के उसके ऊपर लिखते हैं, तो वो होती है ऑन साइट एसईओ। एक होती है ऑफ साइट एसईओ। ऑफ साइट एसईओ क्या होती है, अपनी वेबसाइट पे नहीं करते, दूसरों की वेबसाइट पर जाकर अपनी वेबसाइट के लिंक्स लगाते हैं, तो वो होती है ऑफ साइट एसईओ। ऑन साइट एसईओ के लिए हमारे पास अपनी वेबसाइट का होना जरूरी है। यानी कि वेबसाइट का कोड ही नहीं होगा, इंटरफेस नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन ऑफ साइट के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। यानी आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि भैया अपनी वेबसाइट का कोड मुझे दो, मैंने ऑफ साइट एसईओ करनी है। ऑफ साइट एसईओ किस तरह होगी, यूआरएल के साथ होगी, वो आपके टाइटल के साथ होगी, आपकी डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट के साथ होगी। यानी आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट को खोलने की जरूरत नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं ऑन साइट एसईओ की, और ऑन साइट एसईओ में जो पहला फैक्टर है वो क्या है जी, हमारा टाइटल कैसा होगा। आ जाइए इधर वापस। टाइटल ऑफ वेबसाइट 50 to about 70 कैरेक्टर्स। एक तो ये इसका स्टैंडर्ड है कि 50 से लेकर 70 कैरेक्टर्स तक हम लोगों ने अपना टाइटल रखना है। हाउ लॉन्ग शुड टाइटल बी। अब इसके दो फैक्टर्स हैं, एक इसका साइज है इन कैरेक्टर्स और एक इसकी विड्थ, ग्राफिक्स की विड्थ है। अभी दो चीजों में टाइटल, क्योंकि अगर हम वहां पर देखें तो ये में ग्राफिकली एक स्पेस लिया हुआ उसने, ऐसे ही है ना। हर वेबसाइट को दिखाने के लिए ग्राफिकली उसने एक स्पेस ली है जिसके अंदर वो टाइटल को भी दिखा रहा है और डिस्क्रिप्शन को भी दिखा रहा है, ऐसे ही है। सो वो ये कहते हैं कि भाई इसका सिर्फ कैरेक्टर्स का साइज नहीं है बल्कि इसकी एक ग्राफिक्स की लेंथ भी है, कि भाई इसकी ग्राफिक्स इतने पिक्सल्स में होने चाहिए। अगर इससे दोनों चीजों को हमने देखना है और हमने खास तौर पर ग्राफिक्स को देखना है। अटेंडेंस लगवा लें, ठीक है। जी, टाइटल टैग्स आर टेक्निकली मेजर्ड इन पिक्सेल्स, यानी कि टेक्निकली वो क्या होता है, पिक्सेल्स में मेजर होता है, ठीक है। अच्छा, एक टर्म और होती है जिसको हम आगे जाकर देखेंगे, टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या होती है, वो जब मैं एसईओ सारी पढ़ाऊंगा ना फिर हम उसमें से आइडेंटिफाई कर लेंगे इसमें से टेक्निकल एसईओ कौन सी है, ठीक है ना। टेक्निकल तो पता है ना क्या होता है,
घर में भी कुछ मसला हो जाता है, कभी स्विच खराब हो जाता है, कभी कोई चीज़ होती है, आप टेक्निकली सब खुद ही ठीक कर लेते हो। सो जब हम एसईओ ऑन साइट स्टडी पढ़ेंगे तो उसमें से मैं आपको निकाल कर दूंगा कि भाई ये एसईओ जो थी ये टेक्निकल एसईओ की कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा, अब कहता है पिक्सल में मेजर हो रही है, इट्स टिपिकली रिकमेंडेड दैट टाइटल टैग्स बी फ्रॉम 50 to 70 characters long and those characters limit are based on how the title display on desktop and mobile devices। क्योंकि बेसिकली तो इसने ग्राफिकली नजर आना है, जब ये मोबाइल पे भी नजर आना है और लैपटॉप पे भी नजर आना है और कंप्यूटर पे भी नजर आना है। तो जब इसने ग्राफिकली नजर आना है तो आपको पता है ना मोबाइल की स्क्रीन तो बहुत छोटी है, इसने मोबाइल के हिसाब से भी अपने आप को एडजस्ट करना है और डेस्कटॉप पे इसने बड़ा दिखाना है, मोबाइल पे इसने छोटा दिखाना है। तो वो ये कह रहा है कि ये सिर्फ कैरेक्टर्स की बात नहीं है बल्कि ये ग्राफिक्स की बात है। सो आपने क्या करना है, इसको जी क्या कहता है, पेज टाइटल शुड बी अराउंड 580 पिक्सेल्स इन लेंथ। यानी अगर आप लिख रहे हो 50 से लेकर 60 कैरेक्टर्स तक, 70 कैरेक्टर्स तक, तो कहता है आपकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 580 पिक्सेल्स। अब ये लेंथ चेंज हो जाएगी, कैसे चेंज होगी, मिसाल के तौर पर मैंने लिखे 60 कैरेक्टर्स और उसमें से 5 मैंने लिखे कैपिटल लेटर्स में। अब आपको पता है जो कैपिटल लेटर्स के ग्राफिक्स हैं और जो स्मॉल लेटर्स के ग्राफिक्स हैं फर्क है कि नहीं है। कैपिटल लेटर ज्यादा स्पेस लेता है और छोटी एबीसी कम स्पेस लेती है, बड़ी एबीसी ज्यादा स्पेस लेती है, छोटी एबीसी कम स्पेस लेती है। सो वो ये कह रहा है कि आपने इसको सिर्फ कैरेक्टर्स में ही नहीं देखना बल्कि आपने इसको पिक्सेल्स में भी देखना है, ठीक है। अब ये कैसे देखना है आपको, इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक लिंक रखा हुआ मैंने यहाँ पे, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है तो हम एक वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहां पर जाकर हम अपना टाइटल सेट कर लेंगे। वो हमें बता देगा कि भाई आपका टाइटल बड़ा हो रहा है, बराबर है कि छोटा है। बात समझ में आ गई ना, यानी कि हम टाइटल बनाने की एक वेबसाइट पर जा रहे हैं जिस पे हम अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखेंगे। जब वो हमें लगेगा कि ओके हो गया, रिकमेंडेड आ जाएगा, हम उसे कॉपी करेंगे और अपने मेटा टैग में लाकर एडजस्ट करेंगे। ये मैंने एक लिंक खुद बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखो वेबसाइट का नाम किस तरीके से लिखा हुआ है, बिटली। ये हमारे पास कुछ वेबसाइट्स होती हैं, इस तरह की वेबसाइट्स को हम बोलते हैं यूआरएल शॉर्टनर्स। यानी इन्होंने क्या किया, हमारी वेबसाइट को शॉर्टन किया हुआ है। अभी जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपके पास एग्जैक्टली वेबसाइट भी आ जाएगी। जैसे मैंने आपको YouTube पढ़ाया था तो उसने कहा था ना यूआरएल शॉर्टनर्स के थ्रू आपने अपने लिंक्स छोटे करने हैं। देखते हैं जी क्या खुला है। वेबसाइट का क्या नाम है, टू द वेब। वेबसाइट का क्या नाम है, totheweb.com, ठीक है। यहां पर आए, यहां पर हम अपना पेज टाइटल लिखने लगे हैं, ठीक है। और यहां पर ये क्या कह रहे हैं आपको, कह रहा है आपकी अगर कोई वेबसाइट है और उसका जो पेज टाइटल है अगर वो बना होगा तो आप उसको भी चेक कर लो और नया टाइटल जनरेट करके कॉपी करो और जाकर उधर पेस्ट करो, ठीक है। हम अपनी वेबसाइट का टाइटल भी देख सकते हैं जी। आप वेबसाइट बना रहे हो, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी हम बना रहे हैं कमर्शियल किचन की, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। देखिए क्या आ गया, एकदम ग्रीन कलर आ गया। कितने कह रहा था, कितने पिक्सेल्स होने चाहिए, 580। अभी कितने हुए हैं, 274 पिक्सेल्स हुए हैं जी, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। उसके बाद आगे मैंने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अभी तक ठीक है, इन पाकिस्तान। इसका मतलब यहां तक ठीक हो गया हमारा, समझ आई बात की। ये 568 है ना। अब यहां पर आगे जैसे मैं एक कैरेक्टर भी लिख रहा हूं तो वो 580 को क्रॉस कर रहा है पिक्सेल्स में, ठीक है। अच्छा, इस टाइटल को मैं यूं भी लिख सकता हूं, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट सप्लायर इन पाकिस्तान। आ गया, समझ आ गई बात की, ओके। अब इधर आए, जरा दूसरी चीज क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन। यहां मैं लिखने लगा, अब ये अभी मुझे बताएगा कि डिस्क्रिप्शन कितनी लंबी होगी। दस्तगीर इंजीनियरिंग is the best
कमर्शियल किचन इक्विपमेंट सप्लायर इन पाकिस्तान। अब बाय ब्रांड न्यू किचन इक्विपमेंट। अभी तक चल रहा है? आगे मैं लिख देता हूँ, फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ दस्तगीर इंजीनियरिंग। इसका मतलब ये अभी और लिखा जा सकता है। चलिए इसको मैं बिठाता हूँ और लिखता हूँ कमर्शियल पिज्जा ओवंस एंड बेकिंग इक्विपमेंट। लो जी, क्या कह रहा है? कितने होने चाहिए कहता है? पहले कितने कहे थे उसने? 5। कहता टाइटल आपने लिखना है 580 में और डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है 920 पिक्सेल्स में। ये वो है जो एसईओ के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। यानी अगर हम ये स्टैंडर्ड्स लेंगे तो हमारी वेबसाइट गूगल फ्रेंडली होगी और वो उसको क्रॉल करेगा। अदरवाइज क्रॉलर समझेगा कि हमने उससे स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए, वो हमारी वेबसाइट को इग्नोर करेगा। समझ आ गई बात की? और उसको क्रॉल नहीं करेगा। यानी दो चीजें हमने पढ़ ली। टाइटल, इस तरह हमने टाइटल बनाना है। अब हम जरा एक बात समझते हैं कि टाइटल बनाना कैसे है। ये दो चीजें भी मैंने आपको सिर्फ बताई हैं, समझ आ गई हैं? नोट भी कर लिया। टाइटल कितने पिक्सेल में होगा? 580 में होगा और डिस्क्रिप्शन 920। अब ये टाइटल कैसे होगा और डिस्क्रिप्शन कैसे बनेगी, ठीक है? अब ये हमने समझना है। अगले टॉपिक पे हम शिफ्ट हो रहे हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं एसईओ के हवाले से। एसईओ में दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं, व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ। जैसे आपके पास कैप ब्लैक है, ठीक है ना? एक व्हाइट हैट एसईओ होती है जो लीगल होती है और एक होती है ब्लैक हैट एसईओ, ठीक है? अब हम ये समझते हैं क्या है। मतलब व्हाइट हैट एसईओ से मतलब ये टर्म्स यूज होती हैं, एक व्हाइट हैट एसईओ और एक होती है ब्लैक हैट। व्हाइट हैट का मतलब ये है कि भाई कल से आप लोग लगता है व्हाइट हैट पहन के आएंगे, है ना? ब्लैक टोपी तो ब्लैक लिस्ट हो गई है। अच्छा, व्हाइट हैट जैसे आपकी शर्ट ब्लैक है, ठीक है, बैग भी ब्लैक है। ब्लैक व्हाइट हैट एसईओ का मतलब ये है कि जब हम गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए सारे काम करें। ऐसे ही है जैसे हम इस कॉलेज में आए आप और इस कॉलेज का सारा डिसिप्लिन आप फॉलो करते हो, ठीक है? तो आप अच्छे बच्चों की लिस्ट में आ जाओगे। तो अगर आप शरारती हो, बाहर खड़े हो जाते हो, ठीक है, अजीब अजीब हरकतें करते हो, कॉलेज के अंदर आकर अजीब हरकतें करते हो, ठीक है, कॉलेज में आ रहा है जनाब एक बंदा गाना सुन रहा है और साथ साथ डांस भी करने लगा हुआ है, तो उसको पकड़ लेंगे ना, दफ्तर में ले जाएंगे प्रिंसिपल ऑफिस में, क्या हो गया भाई आपको? सेम इसी तरह जब हम गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम व्हाइट हैट एसईओ करेंगे। और अगर हम गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्रॉलर हमारी वेबसाइट को नहीं दिखाएगा, इवन हमारी वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट भी करेगा। ये वो तरीके होंगे जो इलीगल तरीके। इलीगल तरीकों से कोई बंदा हमारी वेबसाइट को टॉप पे लेकर आएगा, ठीक है? इलीगल तरीकों में क्या हो सकता है, इसका मैं आपको पीटीआई का तरीका बता देता हूँ। इलीगल तरीका जो पीटीआई वाले सोशल मीडिया पे यूज करते हैं, क्या करते हैं? बॉट्स, ट्विटर के ऊपर 10 लोग बैठ के ट्वीट करते हैं, उसके बाद वो बॉट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वर्चुअल ट्विटर यूज कर रहे होते हैं, यानी कि वो बंदे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते। इतने सारे ट्रेंड्स लेकर आते हैं ना, बेसिकली इसके ऊपर उन्होंने किया तहकीक भी की है, तो इतने सारे लोग आइडेंटिफाई नहीं हुए, बाकी सारे बोट्स हैं। कुछ लोग होते हैं जो करते हैं, बाकी हर बंदे उन्होंने टीम रखी होती है जो ये बोट्स के थ्रू काम करवा रहा है। जैसे सब्सक्राइबर नहीं लेते हम लोग, ठीक है ना? ये वाला जो तरीका है कुछ काम करने का, ये वाला तरीका नहीं है, यानी कि सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे इससे, हाँ मिल जाएंगे, लेकिन वो सब्सक्राइबर करेंगे क्या? मतलब जैसे हम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, वो तो जाएगी, रिक्वायरमेंट पूरी करके क्या करना है? पैसे कमाने। पैसे तो वही देंगे ना जो रियल होंगे, मतलब पैसे तो वहीं से आएंगे ना, लेकिन सिर्फ सब्सक्राइबर से रिक्वायरमेंट पूरी होती है, रियल में रखना, पैसे नहीं आते वो टाइम से, वो तो फिर टाइम से भी नहीं आएंगे। नहीं, जो सब्सक्राइबर तुमने लिया उसकी जिंदगी का मकसद तुम्हें सब्सक्राइब करना था बस, और कुछ नहीं था करना। मैं क्या उसने और कुछ नहीं था करना,
ऐसे नहीं है कि वो कभी तुम्हें आकर देखेगा भी बाद में, उसने तुम्हें सब्सक्राइब कर दिया, ये तो हो सकता है कि वो तुम्हें कभी जाकर अनसब्सक्राइब कर दे, लेकिन वो तुम्हारे चैनल को कभी देखेगा नहीं आगे। आपको सब्सक्राइबर निकालना है अपनी वीडियो का, यानी आप वीडियो ऐसी लगाओ कि पता लगा जनाब उसमें 50 व्यूज आए हैं तो 6 लोगों ने आपको सब्सक्राइब कर दिया, इसका मतलब है कि आपकी वीडियो में जान थी, आपकी वीडियो लगाई उसके 1000 व्यूज आए, उसमें से 50 लोगों ने आपको सब्सक्राइब कर दिया, इसका मतलब है आपकी वीडियो में और आपके कंटेंट में जान थी। आप अपना चैनल देखते हैं, महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 10 महीने के बाद पता लगता है जनाब आपके जो सब्सक्राइबर्स है 600, ठीक है, और आपका जो वॉच टाइम है वो 1000 घंटे का वो है, और आपका जो रेगुलर व्यूअर है, व्यूज की जो रेगुलर तादाद है वो 900 है, इसका मतलब ये है कि आप ग्रो कर रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइबर्स दिए हुए हैं जो 4000 आवर्स उनका पूरा भी हो गया, उनका वॉच टाइम भी पूरा हुआ है, ठीक है, लेकिन उनके डेली व्यूज अगर आप देखोगे तो कभी 10 व्यूज हैं तो कभी 18 व्यूज, तो उसको मोनेटाइज करवाने का कोई फायदा है, उस चैनल को मोनेटाइज करवाने का कोई फायदा, इवन YouTube उसको बाकी रिकमेंड नहीं कर रहा होगा, इसलिए तो उसमें कंटेंट ही नहीं है। लेकिन YouTube क्या करता है, YouTube का कंटेंट को लेकर जाता है, ये जैसे ये जैसा होने लगा बता उस दिन शोर क्या था, ट्रेंड क्या था, बस हंगामा ही था ना ट्रेंड उस दिन। तो उस दिन अगर आप बैठकर इस तरह की वीडियोस लगाते अपने चैनल पर तो आप देखते कि आपको व्यूज कितने मिलते। मेरे YouTube ने दिखाना था, मेरे स्टूडेंट ने लगाई है 1000+ उसको व्यूज मिल, कैसी लगाई उसने, वाकई उसके मोहल्ले में हुआ तो उसने की वीडियो बनाई उसको लगा दिया तो उसको 1000 से प्लस मिल गए, हालांकि उसके बाद मेरा ख्याल है कि 10-20 सब्सक्राइबर्स मिल गए। तो उसे कहां से मिले, बेसिकली YouTube ने देखा कि ये तो ट्रेंडिंग है, तो YouTube ने उसको रिकमेंडेशन में दिया। सो ये तरीका है अर्न करने का। सो हमें जाना है लीगल तरीके पर। व्हाइट हैट एसईओ क्या है, यानी कि जो मैं एसईओ आपको पढ़ाऊंगा ये व्हाइट हैट, तो जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा जो इलीगल है वो ब्लैक हैट है। ब्लैक हैट से आप किसी को ग्रो करके दे सकते हैं, लेकिन महीने के बाद जैसे ही गूगल को पता लगता है कि इलीगल तरीके से इस्तेमाल किया है, वो आपकी वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट कर देगा। और इसका मतलब क्या होगा, वेबसाइट ब्लैक लिस्ट होने का मतलब क्या है कि क्रोलर को तो छोड़ दे, वो नाम लिख के नहीं आएगी और आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते थे और आप उसको वेरीफाई भी नहीं करवा सकते दोबारा। उसने एक बार उसे कर दिया, अब आपकी डोमेन ज़ाया हो गए, अब आप नए सिरे से डोमेन बनाएंगे, यानी उस डोमेन पर आप कुछ नहीं कर सकते। सो आपने जब भी एसईओ करवानी हो करनी हो तो हमने सबसे पहले देखना है कि अपने रियल फैक्टर्स यूज करनी है उसको। मतलब कोई भी काम करना है ऐसे है ना, जैसे मैं ये कहूँ कि एक बंदा दफ्तर में आए और के जनाब मुझे डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, तो क्या हाँ जी आइए हमारे ये एडमिशन है, ये फॉर्म फिल करें, 4 महीने का कोर्स है, उसके बाद आपकी वैल्यूएशन करेंगे तो आपको देंगे, फिर नहीं कि मुझे तो आप ऐसे ले रहे हैं मुझसे तो मुझे सर्टिफिकेट, ये ब्लैक है, ठीक है, लॉजिकल ये है ना। दोस्तों तो डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी नहीं पता, आया पैसे दिए और सर्टिफिकेट लेके, ऐसे तो नहीं होगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसी जो काम होगा वो फेक काम। तो ये हमारी आ गई है ब्लैक हैट एसईओ की कैटेगरी में, ठीक है। इसमें सारी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ब्लैक हैट एसईओ क्या होती है और वाइट हैट एसईओ क्या होती है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। आगे आ जाए जरा जी, ये क्या है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? अच्छा, अब होता है, मैं कुछ नाम लेता हूं, कीवर्ड्स, की फ्रेज, सर्च टर्म्स, समझ में आती है आपको? यानी मैं मोबाइल से इंटरनेट इस्तेमाल करता हूं, मैं लैपटॉप से इंटरनेट इस्तेमाल करता हूं, मैं गूगल पर जाता हूं तो गूगल पर जाकर मैं लिख लेता हूं बेस्ट मूवीज। ये क्या कर रहा हूं मैं, अपनी इंसाइट का लिखी जो मेरे ज़हन में आएगा कि ये ढूंढ लो। मैं ये कहता हूँ बेस्ट कॉलेज इन लाहौर, मैं कहता हूँ बेस्ट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट, ठीक, ऐसे मैं अपनी मर्जी से दिमाग से कुछ लिख रहा हूँ। तो ये क्या है हमारे पास सर्च टर्म्स है। उसके बाद हम इन सर्च टर्म्स को क्या करते हैं, इन सर्च टर्म्स को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये शक्ल इस्तेमाल कर लेते हैं कीवर्ड फ्रेजेस की। हम कहते हैं भाई पिज़्ज़ा ओवन लाहौर, ठीक है, तो हम कहते हैं ये कीवर्ड क्या बन गई, कीवर्ड फ्रेज बन गई। और जब इन सब चीजों को गूगल ऑर्गेनाइज करता है, तो गूगल कैसे ऑर्गेनाइज करता है, गूगल ये देखता है कि आज सुबह से लेकर शाम तक
5 लाख लोगों ने लिखा, मतलब उन्हें पिज्जा खाना था 5 लाख लोग। अब वो जो 5 लाख लोग थे उनमें से किसी ने क्या लिखा, डोमिनोज पिज्जा, किसी ने लिखा पिज्जा हट बेस्ट पिज्जा, किसी ने लिखा बेस्ट पिज्जा इन लाहौर। तो उसने एक इंडेक्स फाइल बना दी 5 लाख लोगों, और उसमें से उसने देखा कि कौन सी ऐसी टर्म है जो मोस्टली सर्चिंग में आ रही है। उस टर्म को बनाकर उसने क्या कर दिया, कीवर्ड बना दिया। वो क्या बन गया, कीवर्ड बन गया। यानी जो चीज ज्यादा सर्च होती थी उसको उसने क्या कर दिया, कीवर्ड बना दिया। उससे पहले क्या उसकी शक्ल थी, सर्च टर्म्स थी। सर्च टर्म से पहले वो क्या थे, कीवर्ड फ्रेजेस थे, और उसके बाद वो फाइनली उसकी शक्ल क्या बन गई, कीवर्ड्स बन गई। सो हमने क्या करना है, हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर कीवर्ड्स बनाने हैं। बात समझ में आ गई, कीवर्ड्स कैसे बनते हैं। मतलब एक बंदा है क्या बिजनेस होगा, इनका बिजनेस है जी फ्रोजन फूड। अब फ्रोजन फूड्स में इनके पास मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर क्या है, केक का नाम लो, नगेट्स हो गए, ठीक है ना। अब ये लिख रहे हैं नगेट्स, क्वालिटी नगेट्स। कोई बंदा लिख रहा है क्वालिटी नगेट शॉप इन लाहौर, कोई बंदा लिखता है नगेट शॉप, है ना। मतलब इस तरह की सारी टर्म्स को लिखने लगा हुआ है। अब इन सारे टर्म से फ्रेजेस बन रहे हैं। अब वो सारों को मिला मिलूं के जो है ना, एक वर्ड उधर से पकड़ा, एक वर्ड उधर से पकड़ा, तो मैं एक वर्ड बना लेता हूँ बेस्ट नगेट्स इन लाहौर। एक बंदा एक और फ्रेज बन जाता है कि बेस्ट नगेट्स नियर मी, ठीक है ना। एक बंदा लिख लेता है क्वालिटी फूड्स इन लाहौर। अब ये सारी चीजें बन गई। उसके बाद वो गूगल क्या करता है, कहता है यार इनमें से जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है वो क्या है, वो उस सर्च टर्म को कीवर्ड है। हमने उन कीवर्ड्स को फॉलो करना है, हमने वो कीवर्ड्स ढूंढने अपनी प्रोडक्ट्स के हिसाब से गूगल से जाकर। तो गूगल से कहना कि भाई हमें बताओ ये हमारी सर्च टर्म है। मतलब मैं कहता हूँ नगेट्स, मैं कहता हूँ फ्रोजन फूड्स, और क्या है और इस तरह की चीजों के नाम लिखते हैं। मुझे ये कीवर्ड नहीं है, मुझे इनके कीवर्ड बनाने हैं। तो मैं गूगल से सजेशन लूंगा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से सजेशन लूंगा और इनको कहूंगा भाई ये 5 कीवर्ड हैं। अगर आप ये इन कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट पे लगाओगे तो कोई भी बंदा जब सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट क्यों आ जाएगी, इसलिए कि गूगल ये कह रहा है कि लोग ये सर्च करते हैं। बात समझ में आ गई है। सर्च टर्म, कीवर्ड फ्रेज और कीवर्ड्स। अब इसको जरूर करते हैं। कीवर्ड मींस वन सिंगल वर्ड। अच्छा, वैसे कीवर्ड का मतलब क्या है जी, एक सिंगल वर्ड। लेकिन अब चेंज हो गया, ये शुरू की बात है। ये कब की बात है, ये उस वक्त की बात है जब वेबसाइट की तादाद ही बहुत कम थी। शुरू में जब वेबसाइट का ट्रेंड आया तो लोगों ने वेबसाइट बनाई, तो इशू ही कोई नहीं था। ऐसे ही है ना, जैसे किसी छोटे शहर में चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर अपने किसी रिश्तेदार को आवाज़ दो तो किसी ना किसी तरह उसको आवाज़ पहुंच जाती है कि भाई वो जमील साहब आए हैं मुझे मिलने के लिए। छोटी जगह होती है। बिल्कुल इसी तरह पहले नेट भी छोटा सा ही होता था, ठीक है। सो वहाँ पर जो कीवर्ड था वो एक वर्ड ही होता था। अब कीवर्ड्स बड़े क्यों होते जा रहे हैं, कंपटीशन होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वेबसाइट की तादाद बढ़ गई। मतलब मैं ये कहूँ कि अगर 1995 में कमर्शियल बिजनेस बनाने वाले 50 लोग थे तो हो सकता है आज 500 हो या आज 1000 हो। तो उन जब 1000 लोगों ने मार्केटिंग करनी है तो कंपटीशन तो आ गया ना उनमें। जब किसी ने वो 1000 लोगों को ढूंढना है तो कीवर्ड्स की स्ट्रेंथ भी चेंज होगी, कैसी होगी वो, ठीक है। सो वैसे वो कह रहा है कीवर्ड, एक नाम से पता लग रहा है कि कीवर्ड यानी कि एक प्राइमरी वर्ड है, वो एक ही वर्ड है, ठीक है। वो ये कह रहा है when the first search engine were launched they had relatively simple algorithms। algorithm क्या होता है, mechanism, जिस तरीके से काम हो रहा होता है। and many users use single words for their searches। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि एक वर्ड से ही सब कुछ हो जाता था, ठीक है। but search engines support large key phrases with 2 or more keywords। कहते हैं लेकिन अब क्या हो गया कि अब सर्च जो है वो बड़ी हो गई है और इसमें 2, 3 या इससे बड़ा कीवर्ड कहलाता है। यानी अगर मैं ये लिखूं पिज़्ज़ा ओवन, अब पिज़्ज़ा ओवन घर में इस्तेमाल होने वाला भी है और पिज़्ज़ा ओवन कमर्शियल इस्तेमाल होने वाला भी है। और अगर पिज़्ज़ा ओवन की टाइप्स भी इतनी सारी आ रही हैं, एक कन्वेयर है, एक समाल है और एक कितनी किस्म के पिज़्ज़ा ओवन हैं। सो हमें आप थोड़ा सा कीवर्ड को बड़ा करना पड़ेगा। यानी कि मैं ये लिखूंगा कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन, डोमेस्टिक पिज़्ज़ा ओवन, ऐसे ही है ना, और भी बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी इसमें।
बेस्ट ठीक है जी. इट इज ऑल्सो मच मोर कन्वीनियंट फॉर यूजर्स बिकॉज नाउ दे कैन एक्सप्रेस देयर नीड्स मोर प्रिसाइजली एंड सर्च इंजन्स प्रोवाइड देम मोर रेलिवेंट रिजल्ट्स. ठीक है, यानी कि हम उसको ज़्यादा डिटेल से बताएंगे. अच्छा जी, की फ्रेज क्या कह रहा है? अ की फ्रेज मीन्स अ सेट ऑफ सेपरेट वर्ड्स दैट बिल्ड अ फ्रेज. सो इट इज़ अ मल्टीपल वर्ड सर्च टर्म. वही बात है ना जो मैंने आपको बताई थी कि की फ्रेज से क्या बन रहा है कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि आपकी सर्च टर्म्स थी, उसको मिलाकर उसने एक फ्रेज बना दिया. उसको क्या कह रहा है जी? वो की फ्रेज है. अच्छा, उसके बाद एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड. एक कीवर्ड है, एक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कमर्शियल पिज्जा ओवन. अब कमर्शियल पिज्जा ओवन बनाने वाले लोग लाहौर में भी होंगे, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी होंगे, और दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके मुख्तलिफ शहरों में ये लोग काम करते हैं. ये तो है कीवर्ड. अब मैं यहाँ बैठा हूँ लाहौर में, सो मैंने कमर्शियल पिज्जा ओवन खरीदना है. सो आपको लगता है कि मेरी साइट ठीक है? ये मैं लिखूँ कमर्शियल पिज्जा ओवन, हो सकता है मेरी वेबसाइट की बजाय एक अमेरिका से एक वेबसाइट आ जाए, एक इस्लामाबाद से एक वेबसाइट आ जाए, एक मुल्तान से वेबसाइट आ जाए. तो मुझे उधर से तो नहीं चाहिए ना. जैसे मैं बाइक खरीदना चाह रहा हूँ, एक मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ यूज CD70 प्राइसेस, बस. अब वो प्राइसेस तो पूरे पाकिस्तान से जनरेट होके आएंगे ना मेरे पास. एक बंदा कहाँ बैठा हुआ वो बेचने लगा हुआ, मुझे वो तो नहीं लेनी. मैं उसके आगे क्या लिखूंगा? बेस्ट होंडा CD70 प्राइसेस इन लाहौर, ताकि जो लाहौर के लोगों में जब उन्हीं को टारगेट करूँ, चाहे वही लोग मेरे सामने आए जो लाहौर में बैठ कर काम कर रहे हैं. सो ये होगी टारगेटेड सर्च. अब इसका कीवर्ड क्या हुआ? लंबा हो गया. इसको बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड. जब आपका कीवर्ड आपकी सर्च से लंबा हो जाएगा तो इस चीज का पार्ट लॉन्ग. अब मिसाल के तौर पे मैं कुछ करना चाहता हूँ, जैसे आप फ्रोजन फूड सेल करते हो, हम कहते हैं भाई इनका फ्रोजन फूड हमने पाकिस्तान में भी सेल करना है और पाकिस्तान से बाहर भी सेल करना है. सो इसका मतलब क्या हुआ? इनकी प्रोडक्ट का स्कोप बढ़ा है. ठीक है ना. अब इसका हम लिखेंगे बेस्ट फ्रोजन फूड सप्लायर्स. इनकी वेबसाइट आएगी कहीं ना कहीं. अच्छा, इसके बाद हम चले जाएंगे, एक बंदा दुबई में बैठा हुआ है, वो फ्रोजन फूड लेना चाह रहा है और वो कहता है कि नहीं यार, पाकिस्तान में जो फ्रोजन फूड मिलता है ना इंडिया की निस्बत बहुत अच्छा होता है. अब वो लिखेगा बेस्ट फ्रोजन फूड सप्लायर इन पाकिस्तान. तो ये वाला कीवर्ड कैसा बनता है? ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है. बात समझ में आ गई ना? यानी आपकी वेबसाइट के ऊपर कीवर्ड भी होने चाहिए, छोटे कीवर्ड भी होने चाहिए, और मीडियम साइज के कीवर्ड भी होने चाहिए, और लॉन्ग टेल कीवर्ड भी होने चाहिए. समझ आ गई बात की? चलो आगे चलते हैं. बस ठीक है, ये मैंने सारी बातें आपको बता दी. ये अब आगे आगे जाएंगे तो टॉपिक आएगा हमारा. ठीक है. अच्छा, एक टॉपिक और करते हैं जी. ये भी समझ लेंगे क्या चीज़ है. ये एक चीज़ ये पढ़नी है हमने सिर्फ आज. और यानी मैंने टाइटल लिखना है, सबको पता है टाइटल का टैग यूज़ करते हैं. अगर आपने मेटा लिखना है ना, जो कि अगले लेक्चर में मेटा लिखेंगे वेबसाइट का, क्योंकि उसको हम उस वक्त लिखेंगे जब हम कीवर्ड को समझ लेंगे. क्योंकि आपके टाइटल में आपका कीवर्ड होना चाहिए और आपकी मेटा में आपका कीवर्ड होना चाहिए. ठीक है. सो मेटा को लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ. इधर आओ, उधर वेबसाइट में आओ पहले. जी, ये देख रहे हैं, तरीका पता लग गया होगा क्या है. मेटा कहाँ पर आएगा? हेड पोर्शन में आएगा. मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन. मेटा नेम इक्वल्स टू, जी, नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन. कंटेंट इक्वल्स टू टेक्स्ट. कितना टेक्स्ट अभी हमने पढ़ा था? कितने पिक्सल में? 920 पिक्सल में. और इसका तरीका ये कि यहाँ पर टाइप करने की जरूरत नहीं, उस टूल में जाकर अपना डिस्क्रिप्शन डिफाइन करें, उस टूल में जाकर अपना टाइटल डिफाइन करें और उसको यहाँ लाकर पेस्ट कर दें. कोई इशू तो भी आएगा ना. यहाँ लिखेंगे, हमें तो नहीं पता लगेगा कि उसकी विड्थ कितनी है, उसकी ग्राफिक्स कितने. टाइप करने से तो नहीं पता लग सकता. उस टूल में जाकर टाइप करें
और टेक्स्ट पहले अपना टेक्स्ट डिसाइड कर लिया। और मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत लंबी नहीं हम लिख सकते, देखिए ना बहुत लंबी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन हम नहीं लिख सकते हैं इसमें। अभी हमने दो चीजों की बात की, एक टाइटल की और एक डिस्क्रिप्शन की, और ये दोनों आपने टूल से लिखने हैं। अब तीसरी एक चीज मैं आपको आखिरी बताने लगा हूं आज, वो क्या है वो हमने समझ लेना है सिर्फ आज। कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं। अब एक जो सबसे बड़ी और मोटी बात है वो क्या है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक आता है ना, मैंने हम साल के दौर पर किसी बंदे ने वेबसाइट बनाई, अब देखिए ना ये बड़ा इशू होता है, एक बंदा वेबसाइट बनवाने वाला होता है और एक बंदा वेबसाइट बनाने वाला होता है। अब मिसाल के तौर पर मुझे कोई बंदा कहती है मुझे वेबसाइट बनवानी है, ठीक है जी, मुझे बुला लेंगे मुझे वेबसाइट बनवानी है, मैं उसे कहूँगा जी आपका बिजनेस क्या है, वो कहेगा ये, तो मैं उसे कहूँगा कि आपने मुझे थोड़ा सा मटेरियल देना है। अब अगर वो मुझे आगे से ये कहे कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ करना है आपने करना है, अब हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो पहले हम गूगल करेंगे जी, सही बिल्कुल सही क्या है। तो जो डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, वो नेट से देखते हैं, वो भी आपको यही कहेगा कि भाई नेट तो बड़ा पड़ा है, ऐसे ही जुमला बोलेगा आपसे, कहेगा नेट बड़ा पड़ा है भाई, ये फ्रोजन फूड के साथ इतनी वेबसाइटें बनी हुई हैं, वहीं से उठा लो, ठीक है, टेक्स्ट भी उठा लो, डाटा भी उठा लो, बाकी मुझे दिखा देना, मैंने अपनी वेबसाइट के हवाले से जो चेंज करना होगा कर लो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप डुप्लीकेट कंटेंट दे, आपकी वेबसाइट बहुत खूबसूरत तो बन जाएगी लेकिन आपकी वेबसाइट क्राउलेबल नहीं होगी। आपको सबसे पहले ये देखना है, ये बताना है उसको कि भाई आप कुछ भी नहीं करते, आप उर्दू में जो कुछ करते हैं, आपके पास कोई तस्वीरें पड़ी हुई हैं, अब जो भी मटीरियल है, तो अब सेल आपके पास कोई ब्रोशर है, आपके पास कोई पम्फलेट है, मतलब आप जिस मटीरियल को अपने सेल्समैन को देते हैं कि भाई ये चीज़ बेच कर आओ मार्केट में, कागज़ में लिख कर देते हैं, वो बता देंगे, लेकिन आप मुझे अपना मटीरियल दें, क्योंकि मैं अगर कहीं और से मटीरियल उठाऊंगा तो आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं होगी। क्रॉल नहीं होगी तो इसका मतलब ये कि वेबसाइट नाम उस नाम से तो शायद आ जाएगा, लेकिन सर्चिंग में वो वेबसाइट नहीं है। जो सबसे अहम बात क्या है, यूनिक कंटेंट, क्या का कंटेंट बिल्कुल यूनिक है। अब ये यूनिक कंटेंट यहाँ तो फिर क्या होगा, वो कहेगा भाई मुझे तो कुछ पता नहीं है, मेरी मदद करो, तुम भी बना दो मुझे, तो मैं कहूँगा भाई इस तरह करते हैं, फिर आप हमें ब्रीफिंग दें कि आप करते क्या है, हम यहाँ से कुछ तस्वीरें खींच के ले जाते हैं और फिर आपकी वेबसाइट का कंटेंट लिखवाएंगे। तो जो कंटेंट लिखने वाला बंदा होगा वो भी पैसे देगा, उसको भी हम थोड़े से पैसे दे देंगे। ये तो होगी वेबसाइट के हवाले से, यानी आपको समझ आ गई कि डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है इसी पर। अब हम अपनी वेबसाइट की बात करने लगे। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारी ही वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट के 5 टैब्स बने हुए हैं, उन 5 टैब्स में जो होम पेज है वो हमारा मेन पेज है, यानी हम उसे यही कहते हैं ना प्राइमरी पेज होता है जो होम पेज होता है। उसके बाद वाले जो सफ़े हैं उसके ऊपर भी मैंने क्या किया है कि जो मेरा होम पेज है ना, वहीं से कोई टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपनी वेबसाइट की कॉपी कर दी। तो गूगल क्या कह रहा था कि भाई कॉपी नहीं करनी, चाहे अपनी है किसी और की नहीं करनी, लेकिन गूगल आपको एक गुंजाइश भी दे रहा है। वो क्या दे रहा है, वो ये कह रहा है ठीक है आपने अपनी वेबसाइट को पार्टली कॉपी कर लिया, यानी कि होम पेज में से आपने 2 पैराग्राफ उठाए या एक पैराग्राफ उठाया और अबाउट अस में डाल दिया, अबाउट अस में से आपने एक पैराग्राफ उठाया और किसी और जगह पे डाल दिया। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये जो दूसरा पेज है जिस पे मैं डुप्लीकेट कंटेंट यूज कर रहा हूँ, असल में ये ओरिजिनल पेज नहीं है। असल में ओरिजिनल पेज कौन सा है, वो होम वाला पेज है। ये बात समझ, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये बात किस सिनेरियो में हो रही है, अपनी वेबसाइट में हो रही है। आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई मेरी ये वेबसाइट है, ये असल पेज नहीं है, बल्कि वो abc.com असल पेज है, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। ऐसे कहने का मतलब क्या है कि मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ खड़े होकर, तो मेरे से बंदा कह रहा है हाँ जी 5 पेन चाहिए, मैं कहता हूँ भाई ये मेरा अपना पेन तो नहीं है, ये तो मैंने फलां दुकान से लिया, आप भी घर से जाते। ऐसे ही है ना, अपने क्लाइंट को दूसरी जगह भेजने वाली बात है ना। तो ये दूसरे के केस में तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अपने केस में तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई हमारे ही टैब हैं, हमारा ही एक होम का टैब बना हुआ है, हमारा ही एक अबाउट अस का टैब बना हुआ है। हम कहते हैं अबाउट अस वाले टैब से कहाँ जा रहा है, होम पर आने लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें ब्राउजर को ये बताना पड़ेगा कि भाई इन दोनों पेजों में से असल वाला कौन सा है, यानी वो अबाउट अस पे उसको कंटेंट नजर आ रहा है,
कोई वाला कंटेंट कुछ हद तक या मुकम्मल होम पे भी पड़ा हुआ। अब हम क्राउलर को ये बता देंगे कि भाई आप अबाउट अस पर आ रहे हो ना, तो ये जो लिखा हुआ है ये असल में हमारे होम का कंटेंट है। असल वाला मास्टर कॉपी वो है, ये डुप्लीकेट कॉपी। बता दिया उसको हमने समझा दिया कि ये मास्टर कॉपी नहीं है, ये डुप्लीकेट कॉपी है। अब क्राउलर क्या करेगा, जब वो अबाउट अस को पढ़ना होगा तो बेसिकली वो क्राउल किसको करना होगा, जाकर होम पेज को क्राउल उसने एक को ही करना है, दो को नहीं करना। अगर दूसरे को क्राउल करवाना है तो 100% लीक कर क्राउल एक को ही करना है। अगर डुप्लीकेट पेज देते हैं क्या उसी सेकंड पे जाने नहीं, होम पे ही रहेगा, होम को हम अच्छा बना लेते हैं। नहीं, आपके मल्टीपल पेजेस में देखिए ऐसा होता है ना, समटाइम पार्टली कुछ ना कुछ कोई एक छोटा सा पैराग्राफ तो होता है ना ऐसा, जो आप कॉपी कर लेते हो, तो आप क्राउलर को बता देते हो कि भाई ये असल वाला नहीं है। अगर आप कॉपी कर लोगे तो वो उसको क्राउल करेगा ना। उसको सिर्फ ये समझा रहे हैं कि भाई यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि ये डुप्लीकेट है तो आपने इसे डुप्लीकेशन में नहीं लेकर जाना, आपने ये समझ लेना है कि ये कॉपी है तो असल वाला वो है, ताकि हमारा होम पेज क्राउल होता है। बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जिसे हम क्राउल नहीं करवा रहे, ठीक है ना, जैसे अबाउट अस का पेज है उसे हम क्राउल नहीं कर रहे, हमने होम पेज की सारी इंफॉर्मेशन, हम प्रोडक्ट के पेज को क्राउल करवाते हैं ना। मेरी बात समझ में आ गई? इस काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैनोनिकल टैग। यानी कि ये हमें पता लग गया कि कैनोनिकल टैग करके आ रहा है, बेसिकली क्राउलर को बता रहा है कि भाई मुझे ना क्राउल करना, मेरी जगह इस पेज को क्राउल करना, ठीक है। और उसको ये भी हम समझा रहे हैं कि भाई ये डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है, ये अपने पार्टली अपने ही पेज से दिया हुआ है कंटेंट। अब ये भी हम हेड पोर्शन में लगाते हैं, ठीक है। कैसे लगाते हैं जी, कैसे लगाते हैं ये देखें। लिंक नजर आ रहा है सबको, क्या बड़ा करूंगा? नीचे आ जाना, ये लिखा हुआ है लिंक। ये कहां पर लिखना है हमने, ये हमने उस पेज पे लिखना है जिसपे हमें फील हो रहा है कि कॉपी है। उस पेज के कौन से हिस्से में लिखना है, हेड में लिखना है। यानी एक पेज है अबाउट अस का, मैंने क्या किया, होम पेज का एक पैराग्राफ उठाया, मैं एक तस्वीर उठाई और अबाउट अस पे लगा दी। अब जब अबाउट अस का पेज पे मैं काम कर रहा हूँ तो उसके हेड में जाकर मैंने क्या लिख दिया, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, href इक्वल्स टू href इक्वल्स टू https कॉलन, देख लो क्या लिखा हुआ है, समझ आ रही है ना। हमारा जो होम पेज होगा उसका नाम होगा ना index.html, तो यहाँ पर हम अपने होम पेज का नाम लिख देते हैं, समझ आ गया। उसके बाद उसने बताया कि नीचे लिखा हुआ रॉन्ग, कहता है आप अगर गलती करेंगे तो क्या करेंगे, वो भी बता रहे हैं। क्या गलती होगी भाई, href इक्वल्स टू साथ https नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे ना। जब भी आपने पेज को रीट्रैक्ट करना होता है, चाहे वो क्राउलर को रीट्रैक्ट करना है या फिजिकल पेज को रीट्रैक्ट करना है, तो आप https के बगैर रीट्रैक्ट नहीं करते। यानी वो कहते हैं आपने जब रीट्रैक्ट भी करना है तो आपने https:// लाजमी लिखना है, नहीं लिखेंगे तो वो रीट्रैक्ट नहीं होगा, एरर आ जाएगा कोड, ठीक है। अब उसने कहा कि अब यहाँ पर आपने चीजें नहीं बना देनी, कि आपकी एक वेबसाइट है उसके अंदर कुछ 10-12 टैब बने हुए हैं, ठीक है। तो आप सोचते हैं कि यार इसमें से कुछ मैंने होम से लिया है, कुछ गैलरी से लिया है, कुछ अबाउट अस से लिया है, तो आपने 6 कैनोनिकल टैग लगा दिया। कि पहला बता रहा है होम से ले रहा हूँ, दूसरा बता रहा है मैंने गैलरी से ले रहा हूँ, तीसरा इस तरह नहीं। आप एक पेज के ऊपर सिर्फ एक कैनोनिकल लगा सकते हैं, मतलब आप बहुत सारी डुप्लीकेशन भी नहीं कर सकते। ये मतलब हुआ ना इसका, अरे इतना डुप्लीकेट भी नहीं करना, ठीक है। ये है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको लग रहा है कि इधर भी होनी चाहिए और आप उसको चेंज भी नहीं कर रहे, उसी तरह ही लिख रहे हैं। आप चेंज करके भी लिख सकते हैं पैराग्राफ, फिर तो हमें कैनोनिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैनोनिकल की जरूरत सिर्फ उसी वक्त पड़ रही है जब डुप्लीकेशन की बात हो रही है, ठीक है। सो ये है कैनोनिकल टैग को यूज करने का तरीका, समझ आ गया। ये नीचे भी एक एग्जांपल लिखी हुई है इसकी, देख लो। हाँ जी, उसी तरह दिया हुआ ना मैंने कहा, होम पेज का मतलब ये लिंक कॉपी करके पेस्ट करना। अच्छा, एक होती है हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट्स, ठीक है ना। अब ये काम तो हम HTML में कर रहे हैं ना सारा। जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है
अगले लेक्चर में मैं आपको एक वर्डप्रेस की वेबसाइट का कंट्रोल पैनल खोल के दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको बताऊं मैं वहाँ पर कैसे कैसे काम हो रहा होता है, ठीक है। जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसके अंदर हमने क्या करना होता है, यहाँ पर हम कितना काम करते हैं, सब कोडिंग से करते हैं। वर्डप्रेस में हम क्या करते हैं, हमने जो चीज़ हमको चाहिए होती है, वर्डप्रेस हमें कहता है भाई इसका प्लगइन इंस्टॉल करो, हम उसमें जितने भी काम करते हैं वो सारे के सारे प्लगइन्स इंस्टॉल करके सारे काम करते हैं, ठीक है। सो आपको ऐसा कोई भी काम जो एसईओ से रेलेवेंट हो, तो हमने एसईओ का कोई प्लगइन इंस्टॉल किया, ठीक है। इस वक्त ये इस एग्जांपल में देख रहे हो, यीस्ट के नाम से एक प्लगइन है, ये सबसे पॉपुलर प्लगइन है वर्डप्रेस, यीस्ट, यीस्ट, ठीक है। अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट हो और आप उसकी एसईओ करना चाहते हैं तो आप ये वाला प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। इस प्लगइन के अंदर आप आएंगे तो ये जैसे ही मैं देखें कहाँ आया हूँ, यीस्ट में आया, इसके आगे ये वाई बना हुआ है छोटा सा और उसके आगे लिखा हुआ है एसईओ, इसलिए लिखा हुआ है कि यीस्ट का प्लगइन सिर्फ एसईओ के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, उसका कंटेंट लिखने की बात नहीं कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं अब उसकी एसईओ भी तो करनी है, तो उसके लिए हमें ये वाला प्लगइन लगाना है। और भी बहुत सारे हैं, ऊपर आए जरा, यहाँ से हम कहाँ गए, एसईओ में, एसईओ पे जैसे ही जाएंगे ना तो आपको ऊपर नजर क्या आ रहा होगा, एडवांस, नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, कैनोनिकल टैग लिखा होगा, यहाँ पर हम लोग सारे के सारे ये टाइप कर देंगे। समझ आ गई बात की? चलो जी, ये अभी मैंने नहीं पढ़ाया इसलिए इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। इधर आए जरा,